दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज हम संक्षेपण पर चर्चा करने वाले हैं जो कि कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। साथ ही संक्षेपण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। किसी विस्तृत लिखित सामग्री से अप्रासंगिक, असंबद्ध एवं अनावश्यक बातों को निकालकर जो उपयोगी ना हो, ऐसे बातों को निकालकर उसके मूल तथ्यों को प्रवाहपूर्ण, सुसंबद्ध तथा संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण कहते हैं। संक्षेपण गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति का परिचायक है। मूल तथ्यों का संक्षेप में स्पष्ट उल्लेख होने के कारण संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना होती है। आपको ध्यान रखना है, इसमें कम से कम शब्दों में अधिक भाव या विचार व्यक्त करना एक उत्कृष्ट कला है। यह हमारी सुसंगत कला, चेतना और बौद्धिकता की कसौटी भी है कि हम कितना बेहतर तरीके से किसी अवतरण को संक्षिप्त कर सकते हैं, संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। संक्षेपण, सारांश और भावार्थ, इनको समझना आवश्यक है। संक्षेपण की भांति सारांश और भावार्थ भी संक्षेपीकृत मानी जाती हैं, अतः इनके अंतर को समझ लेना आवश्यक है। संक्षेपण एक समग्र भाव से पूर्ण अवतरण का पुनः सृजन है। उसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किस रूप में? संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्रमबद्धता, स्पष्टता और प्रवाह होना आवश्यक है। इसका आकार मूल अवतरण का, जब हम संक्षिप्तीकरण करते हैं तो वह 1/3 होता है, मतलब 1/3। इसका आकार मूल अवतरण का 1/3 होता है। यह एक प्रकार से मूल रचना का पुनर्सृजन है। संक्षिप्तीकरण की रचना द्वारा मुख्य तथ्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होने से मूल सामग्री को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मूल अवतरण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। सारांश, मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त में लिखा जाता है। सारांश में उसमें क्रमबद्धता अनपेक्षित है। जरूरी नहीं है कि हम उसको क्रमबद्ध ही लिखें। और सारांश का आकार 1/10 के लगभग ही होता है। इसी तरह भावार्थ में भी भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके लिए 1/3 अथवा उससे कम ज़्यादा होने का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, संक्षेपण में मूल अवतरण के मुख्य भावों को ही स्थान दिया जाता है, जबकि भावार्थ में मूल भावों के साथ साथ, है ना, मूल भावों के साथ साथ गौण भावों को भी स्थान मिल जाता है। अतः स्पष्ट है, संक्षेपण सारांश और भावार्थ के समान संक्षिप्त रचना होने पर भी अपना स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व रखता है। ठीक है, संक्षेपण के संबंध में कुछ आवश्यक बातें हैं। मूल अवतरण को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके केंद्रीय भाव का पता लगाना चाहिए। मूल अवतरण के सभी आवश्यक शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को रेखांकित कर देना चाहिए। ठीक है, अपनी तरह से किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना अथवा अपना मत प्रकट करना सर्वथा वर्जित है। जो अवतरण में दिया हो वही हमें उल्लेख करना चाहिए। रेखांकित शब्दों के आधार पर एक बार संक्षेपण की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करना चाहिए। उसमें आवश्यक संशोधन करके संक्षेपण को मूल के 1/3 मतलब 1/3 के बराबर रखना चाहिए। संक्षेपण में विषय प्रवाह, क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। संक्षेपण की भाषा सरल हो, शुद्ध, स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे हों, जहाँ तक संभव हो सके मूल शब्दों के बदले दूसरे शब्दों को रखने का प्रयास करना चाहिए। मूल अवतरण के उन शब्दों को अवश्य लेना चाहिए जो अर्थ व्यंजना में सहायक हों। ठीक है, मूल अवतरण में आने वाले कथन को संक्षेपण में परोक्ष कथन
बनाकर ही लिखना चाहिए। संक्षेपणकर्ता सारग्राही हो और पुनरुक्ति से बचें। कोई ऐसा शब्द या वाक्य जिसको बार बार लिखने से बचें। यदि किसी मूल अवतरण के शब्दों की संख्या दी गई हो तो संक्षेपणकर्ता को अपने संक्षेपण की शब्द संख्या लिख देनी चाहिए। ठीक है। केंद्रीय भाव के आधार पर उपर्युक्त शीर्षक दिया जाए। इसमें शीर्षक संक्षिप्त, तथ्यपूर्ण और आकर्षक एवं समग्र भावों को अपने में समेट लेने वाला होना चाहिए। तो ये संक्षेपण के लिए आवश्यक बातें हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। यह अवतरण है। इस अवतरण को पढ़ करके इसका हम संक्षिप्तीकरण करेंगे। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन महालय में भारी मेला लगता था, जिसमें हिमालय के उस पार से लेकर लंका तक के यात्री वहां आते थे। इन मेलों में 5 से 7 लाख तक यात्री एकत्र हो जाते थे। इन महोत्सव में पट्टन के 700 हज्जाम एक क्षण को भी विश्राम नहीं पाते थे। दूर दूर के राजा महाराजा अपना अपना लाभ लश्कर लेकर लंबी लंबी मंजिलें काटते हुए तथा मार्ग के कठिन परिश्रम को सहन करते हुए प्रभात पट्टन आकर महालय की छाया में पहुँचते तो अपने जीवन को धन्य मानते थे। भरतखंड भर में यह विश्वास था कि भगवान सोमनाथ के दर्शन किए बिना मनुष्य जन्म ही निरर्थक है। अनेक मुकुटधारी राजा और श्रीमान अपनी अपनी मान्यता पूरी करने को सैकड़ों मील पांव पांव चलकर आते थे। इन सब कारणों से उन दिनों पट्टन नगर भारत भर में व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। मालवा, हिमालय, अर्शद, अनंग, बंग, कलिंग के अतिरिक्त अरब, ईरान और अफगानिस्तान तक के व्यापारी तथा बंजारे कीमती माल लेकर इन मेलों के अवसरों पर आकर अच्छी कमाई कर ले जाते थे। पट्टन के बाजार उन देश देश की हल्की भारी कीमत की सामग्रियों से पटे रहते थे। ठीक है। इस अवतरण में लगभग 200 शब्द हैं। इसका हम संक्षिप्तीकरण करेंगे, मतलब 1/3 के रूप में हम करेंगे। तो शीर्षक होगा इसका महालय का मेला। ठीक है। संक्षेपण हम करेंगे। प्रभात पट्टन स्थित सोमनाथ के दर्शनार्थ प्रतिवर्ष श्रावणी, शिवरात्रि और ग्रहणों के पर्वों पर मेले लगते थे, जिनमें देश विदेश के राजा, रंक और व्यापारी पैदल चलकर एकत्र होते थे। प्रत्येक मेले की जनसंख्या 5 से 7 लाख तक हो जाती थी। लोगों में भगवान सोमनाथ के लिए अपार श्रद्धा थी। देश देशांतर की बहुमूल्य वस्तुओं की बिक्री होने के कारण पट्टन नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। ये लगभग 68 शब्द है, मतलब 1/3 है। इस प्रकार से हमने उपरोक्त अवतरण का संक्षिप्तीकरण किया। इसी तरह आपको भी करना है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।